हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मेटालिक कंडक्शन के ऊपर है, थ्योरी ऑफ मेटालिक कंडक्शन। तो बेसिकली हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनके कारण आपका जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो ये चीजें हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, बट आज हम लोग इस टॉपिक में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि होता क्या है माइक्रो लेवल पे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये जो थियोरी है मेटालिक कंडक्शन की, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ अजम्पशंस हम लोग पहले कर लेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा मेन हीरो है इस मूवी का, राइट, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है सॉलिड्स में अगर कोई चार्ज कैरियर फ्री है तो वो इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग एज अ क्लासिकल पार्टिकल की तरह डील करेंगे, एज अ क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, उसमें जो आप पार्टिकल को जैसे डील करते थे ना उसी तरह से इसमें डील करोगे, राइट। बट इन रियलिटी जो इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं, राइट। ये हम लोग ऐसा अज्यूम करने वाले हैं, ऐसा मानने वाले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा क्लासिकल पार्टिकल बिहेव करेगा। बट रियलिटी क्या है आप सभी को पता है। रियलिटी में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन को आप क्लासिकल पार्टिकल रियलिटी में बोल नहीं सकते। ये क्वांटम पार्टिकल है, राइट, है ना। ये क्वांटम पार्टिकल है या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, राइट, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि जब आपको पता है जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो ये बहुत स्पीड से मूव करेगा, राइट। ऑलरेडी आपको पता है जो रैंडम स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपने पढ़ा हुआ है कितनी होती है, ऑर्डर कितना होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड का। ये इतनी ट्रेमेंडस स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो यहाँ पे ये जो क्लासिकल फिजिक्स का जो भी चीज है, राइट, क्लासिकल फिजिक्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते, राइट। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टिकल बहुत स्पीड मूव कर रहा है, राइट, है ना। तो ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए और जिनकी स्पीड बहुत ट्रेमेंडस होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए हम लोग क्वांटम फिजिक्स के रूल्स यूज करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के। बट एज ऑफ नाउ हमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो क्वांटम फिजिक्स के रूल्स हम लोग जानते नहीं है, राइट। तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे भी नहीं। हम लोग ऐसा मानेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लासिकल पार्टिकल है। और इस अजम्पशन से ज्यादा कुछ फर्क, मतलब ऐसे तो काफी फर्क पड़ेगा, बट हमारा मेन मोटिव है ये टॉपिक पढ़ने का कि एक इंट्यूटिव आइडिया डेवलप हो, पता चले कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रिलेशनशिप क्या है वो, राइट। हमारा मकसद यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एजम्पशन ले रहे हो तो ये परफेक्ट रिजल्ट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो चीजों के साथ, राइट। बट फिजिक्स में, साइंस में हम लोगों को जब कोई चीज सिंपल बनानी होती है तो हम वहां पे एजम्पशन करते हैं, राइट। अजम्पशन वहां पे हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इट्स अ क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है। जबकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन आपका क्वांटम पार्टिकल है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और जिसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स के रूल लगेंगे। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जानना है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जानना है किसी पर्टिकुलर टाइम बाद, तो वहां पे रियलिटी में क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स के या फिर क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स वहां पे काम नहीं करते। वहां पे आपको क्वांटम फिजिक्स के रूल्स लगाने पड़ेंगे, रिलेटिविटी वहां पे पिक्चर में आ जाएगी, राइट। बट एज ऑफ नाउ हमने कुछ पढ़ा नहीं है, रिलेटिविटी हम लोग नहीं जानते, हम लोग अभी क्वांटम फिजिक्स नहीं जानते। सो वी विल ट्रीट दैट इलेक्ट्रॉन एज अ क्लासिकल पार्टिकल, एज अ बॉल की तरह हम लोग उसको डील करेंगे। तो ठीक है, हम लोग पहले जो अजम्पशंस लिख रहे हैं, ठीक है। पहला चीज हमने मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लासिकल पार्टिकल है,
राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नोट डाउन। सेकेंड थिंग हम लोग क्या, वी आर ignoring the quantum mechanical behavior of solid, है ना। हम लोग क्वांटम लेवल पे क्या हो रहा है वो हम लोग क्वांटम फिजिक्स के थ्रू देखने वाले नहीं है, राइट, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फिजिक्स अभी तक हमने जो पढ़ा है हम लोग उस फिजिक्स के नजरिए से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोई क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग द क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड, राइट, बिहेवियर इन सॉलिड्स, ओके, ठीक है, इसे हम इग्नोर करेंगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमने पहला ये मेंशन कर दिया है और हम लोग इसको एज अ क्लासिकल पार्टिकल बोल रहे हैं। ये दो मेन चीजें आप इसे लिख लीजिए, ये हमारी जो थ्योरी है इसके दो ये मेन चीजें हैं, राइट, अजम्पशंस हैं, राइट, ओके। अगला फंडा क्या है कि ये जो थ्योरी हम लोग डेवलप करने वाले हैं, इस थ्योरी का जो मेन मोटिव होगा वो होगा कि हम लोग डिराइव करेंगे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, है ना। वी विल डिराइव the relation of resistivity, हम लोग रेसिस्टिविटी का रिलेशन डेवलप करेंगे, रेसिस्टिविटी जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, राइट, ओके। तो रो के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, इस थ्योरी की मदद से। अब देखिए ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी कहती है कि अगर आप कोई मेटल लोगे, मेटालिक कंडक्टर लोगे, तो उस मेटालिक कंडक्टर के हर एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं और उसे हम लोग क्या बोलने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो हर एटम एक दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो मटेरियल के अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, एंड दे विल कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो कुछ पॉइंट्स जो है इस थ्योरी के बारे में वो पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है, हाँ, यूजिंग this model we will derive the expression for the resistivity of metal, राइट, रेसिस्टिविटी मतलब रो, राइट ना, ओके। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, हाँ, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, ये पूरा करेक्ट नहीं है, ओके, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर परफॉर्मिंग इट, ओके। इवन दो this model is not entirely correct. This model is not entirely correct. Still, it will give an intuitive idea of the microscopic basis of conduction. देखो ये जो मॉडल है वो पूरा सही नहीं है, क्योंकि
मैंने आपको पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स, राइट। उनके लिए क्वांटम फिजिक्स लगाना चाहिए, उन पे रिलेटिविटी लगेगी, बट हम लोग वो सब लगा नहीं रहे। तो ये जो थ्योरी हमारी होगी ये पूरी करेक्ट नहीं होगी, स्टिल इस थ्योरी से जो हमें समझना है हम लोग समझ जाएंगे, हमको एक आइडिया मिल जाएगा, एक आइडिया पता चल जाएगा, एक रफ पिक्चर पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है, या फिर डिपेंडेंसी कैसी है, किस चीज की कैसी है, राइट। ओके, तो ये 4 चीजें हैं। और 5वीं चीज मैं आपको बता देता हूँ। 5वीं चीज क्या है कि इस मॉडल में हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी आपका एटम होगा, एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्री होंगे, राइट, हर एटम से। तो ऐसे मटेरियल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो हर एटम से अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो इस मॉडल का हम लोग 5वां पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन दिस मॉडल, है ना, इन सिंपल माइक्रोस्कोपिक, in this simple microscopic model, right, of conduction in a metal, comma, each atom in the metallic crystal, in the metallic crystal gives up one or more of its electron, right, and these electrons are then free to move through crystal, comma, colliding at intervals with stationary positive charge, ओके, या फिर पॉजिटिव आयंस बोलो, चार्ज मत बोलो, आयंस बोलो, पॉजिटिव आयंस, ओके। एंड द मोशन of electrons is analogous to the motion of gas molecules, ठीक है। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मॉडल में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हर एटम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देगा, दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करेंगे मेटल के अंदर। जब ये मूव करेंगे, जाहिर सी बात है इनके टक्कर होगी आसपास के पॉजिटिव आयन से, राइट। जब टक्कर होगी तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और वहां पे कुछ एनर्जी का कन्वर्जन होगा थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर गर्म होगा, ठीक है। और जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर, आप उसको एज्यूम कर सकते हो जिस तरह से मोशन होता है गैस के पार्टिकल्स का, सेम उसी तरह से। इनफैक्ट स्पीड भी उसी रेंज में है, राइट। स्पीड तो इवन काफी ज्यादा है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो रैंडम स्पीड है। मैं ड्रिफ्ट स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम स्पीड, है ना, जब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। तो चलिए कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, राइट। हाँ, डायग्राम ए, ठीक है, ये एक डायग्राम बनाते हैं।
मान लीजिए आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं सपोज। ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां से ऐसे गया, फिर यहां पे टक्कर हुई, ये इलेक्ट्रॉन था, राइट। रुको मैं इसको अलग पेन से शो करता हूं। हाँ, मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा तो इसकी टक्कर ऊपर होगी, इसकी टक्कर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ ये क्या है, ये आयंस है, ठीक है, इसको आप आयंस बोल सकते हो, आयंस, पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस। फिर टक्कर यहाँ पे होगी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर मान लो ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे टक्कर होगी किसी आयन से, फिर यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे टक्कर होगी किसी आयन से, फिर यहाँ पे ये ऐसे जाएगा मान लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे किसी से टक्कर होगी, यहाँ पे फिर ऐसे जाएगा, राइट, और जब फिर यहाँ पे किसी से टक्कर होगी तो मान लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ किसी से टक्कर हुई तो मान लीजिए ऐसे, जहां से निकला था वहीं आसपास पहुंच गया, जहां से निकला था वहीं पे आसपास ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पहुंच गया। तो ये क्या है, दिस इज द रैंडम मोशन of electrons, random motion of electrons in a metallic crystal, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है क्या, नहीं, हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। तो जब आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाओगे नहीं ना, तो ये इसका मूवमेंट होगा नहीं कोई नेट, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे नहीं ना, तो नेट मूवमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। देखो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला था और फिर रिटर्न आके यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे आके यहाँ आ गया, राइट, यहां से निकला था ऐसे 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 ऐसे, फिर से यहीं पे पहुंच गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहीं पे आके रुक गया, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, जहां से निकला है वहीं पे आसपास वहीं पे आके कहीं रुक जाएगा, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट भी कोई नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे देन डायग्राम बी, चलो डायग्राम बी भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये डायग्राम बी में देखो क्या होगा कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में क्या है, नॉन जीरो है, उस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई हुई है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह से हो रहा है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये बेचारा, देखो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, दिस होल रीजन इज कवर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो सपोज इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्रॉम दिस, इट वांटेड टू गो लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहता था, स्ट्रेट जाना चाहता था इलेक्ट्रॉन, बट आपके इलेक्ट्रॉन
पे फोर्स लगाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये बात हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे सीधा जाना चाहता है तो फोर्स कहां लगेगा? ऐसे। फोर्स कहां लगेगा? उस डायरेक्शन में, है ना, उस डायरेक्शन में। तो ये इसका पाथ मुड़ जाएगा, राइट, मतलब ये कुछ जाएगा इस तरह से। फिर यहां पे मान लो टक्कर हुई, फिर यहां से गया ऐसे, ठीक है, फिर यहां पे टक्कर हुई मान लीजिए, ठीक है, फिर यहां से गया ऐसे, फिर यहां पे टक्कर हुई किसी आयन से मान लीजिए, फिर यहां से आया ऐसे, फिर यहां पे किसी आयन से टक्कर हुई, फिर यहां से आया मान लीजिए यहां पे, फिर यहां किसी से टक्कर हुई, फिर यहां से यहां पे, फिर यहां से किसी से टक्कर हुई यहां से यहां पे, और फिर किसी से टक्कर हुई यहां से यहां पे आ गया। सो दिस इज द एंडिंग पॉइंट, या फिर फाइनल पॉइंट बोलो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, वो फाइनल पॉइंट था। देखो इस केस में जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाएगी तो इसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा। इस केस में पाथ स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से लेके ये दिख रहा है ना, ये अगर मैं यहां डॉटेड लाइन बनाऊं ऐसे, और यहां डॉटेड लाइन बनाऊं ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये डिस्प्लेसमेंट है, वहां से वहां आने के लिए कई टक्कर हुई। देखो पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 टक्कर हुई है। 7 टक्कर के बाद पहुंचा है वो वहां पे, राइट। आफ्टर 7 collisions, 7 successive collision, it has reached this point, यहाँ पे वो पहुंच पाया है, ठीक है। अब इसमें और मेन चीज क्या है कि अब आप ड्रिफ्ट स्पीड निकाल सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इट टुक टू रीच देयर, राइट ना। वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाएगा, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले क्लास में शायद पढ़ा हुआ था। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम इट टुक टू रीच फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, है ना, एंडिंग पॉइंट। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड निकाल लेंगे। ओके, तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं, और ये पिछली क्लास में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी, इसका ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 10⁻⁴, 10⁻⁵ से 10⁻⁴ तक होता है, राइट। फ्रॉम 10⁻⁵ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड तक होता है ये ड्रिफ्ट स्पीड का जो रेंज है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ओके, अब हमारा इंटेंशन क्या है? हमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डेवलप करना है इस थ्योरी से। ओके, तो यहाँ पे हाँ एक चीज और कि यहाँ पे देखिए, 2 कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम है, राइट ना, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, या राइट, या फिर मीन फ्री टाइम बोलेंगे, है ना। अगर मीन निकाल रहे हो तो सारे कोलिजन्स का जो टाइम है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं सेव करता हूं और वो भी चीज लिख लेते हैं। हाँ, the average time between the collisions, is called as mean free time. क्या बोलेंगे? मीन फ्री टाइम, और डिनोट करेंगे टाउ से, ठीक है। एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री टाइम। ओके, मीन फ्री टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला रेसिस्टिविटी के लिए इस थ्योरी की मदद से।
तो इसको चलिए आगे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ करूंगा पहले, राइट। पहले रफ कर लेता हूं मैं इसे। तो ये हमने एक मॉडल बनाया है इलेक्ट्रॉन के मोशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए एक इंक्लाइन सरफेस है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल पे है, राइट ना, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी मैटर की वो ज्यादा होगी, और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, एलपी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रख दूं, मान लो, राइट ना, एक ऐसे बॉल रख दूं, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल ऐसे, राइट। तो रुको, मैंने यहाँ पे सीधा एकदम बना दिया। हाँ, मान लो ये बॉल ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे टकराएगा, फिर ये बॉल यहां से होता हुआ ऐसे टकराएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां से होता हुआ ये बॉल ऐसे जाएगा, फिर यहां से बॉल ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये बॉल यहां से ऐसे चला जाएगा, या यहाँ फाइनली यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बॉल का जो मोशन है वो रैंडम हो रहा है, ठीक है, बट वो बॉल आगे भी जा रहा है, मतलब बॉल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और पूरा जो मोशन है वो एकदम सीधा नहीं है, रैंडम है, राइट। मतलब बॉल का मोशन में रैंडमनेस है, प्लस नेट डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बॉल का नेट मोशन भी हो रहा है, राइट। मतलब रैंडमनेस के साथ बॉल का नेट मोशन भी हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। बॉल जो है वो ऐसे नीचे जा रहा है। इसी तरह से ये जो ब्लू मैंने दिखाए हैं ये ऑब्स्टैकल्स हैं, जो बॉल जिनसे टकरा रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, आयन को टक्कर मारता है, फिर वहां से दूसरे आयन पे जाता है, दूसरे आयन को टक्कर मारता है, फिर तीसरे आयन को। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे टक्कर मारता है तो मोशन उसका रैंडम ही है, बट स्टिल इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसका नेट मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपके बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, मतलब रैंडम मोशन होने के बावजूद भी आपके बॉल का क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, तो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। इस मॉडल से आप ऐसे सोच सकते हो। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले अज्यूम करते हैं कि सपोज that at time t is equal to 0, ऐसा मानेंगे जब टाइम t is equal to 0, मतलब इन द वेरी बिगिनिंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, राइट। सो एट t is equal to 0 सपोज देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था वो रैंडम स्पीड से मूव कर रहा था, एंड सो हमने मान लिया कि सपोज दैट एट t is equal to 0 there was no electric field and electrons were moving with a random speed of order of 10 to the power of 6 meter per second. Let the electron motion is completely random, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, कंप्लीटली रैंडम है, और आपको पता कितने स्पीड होगी, 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की स्पीड होगी। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन हैज a velocity v naught at time t is equal to 0। ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो कितना है, v नॉट है। लेकिन अगर हम लोग
वेलोसिटी का एवरेज निकालें। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा। तो अगर हम पूरे वेलोसिटी का एवरेज निकालें सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कितना आएगा? 0। बट इफ यू टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, देन इट विल बी v नॉट। एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इट्स एवरेज स्पीड ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन। बट इफ यू कंसिडर द वेलोसिटी एवरेज, then it will be 0, right? And the value v naught, right, averaged over many electrons, right? अगर इसका एवरेज निकालें, इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू है, तो v नॉट ऐसे, इसको अगर एवरेज लिखें, एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो वो कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? वो एवरेज कितना आएगा? 0। तो जब आपका टाइम 0 था, तब उस समय मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रॉन का मोशन कंप्लीटली रैंडम था, कोई नेट मोशन था ही नहीं, और उस समय इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो टिपिकल एक इलेक्ट्रॉन की v नॉट थी। लेकिन जब हम उसका एवरेज निकालते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कितना आता है? 0 आता है। ओके, इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद आपने स्विच ऑन किया, मतलब आपने अपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, राइट? तो अभी हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सो चीजें नोट डाउन करते हैं हम यहाँ पे, कि हमने देख लिया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 v नॉट का एवरेज, जब वेलोसिटी का एवरेज किया था हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कितना था? 0। एंड लेट v टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया, सपोज वी टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करोगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो E है, राइट, एट t इज इक्वल टू 0। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। F इज इक्वल टू, आपको क्या होता है? F इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू होगा E, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड E होता है, राइट? E is the capital E is the electric field and छोटा e is the magnitude of the electron, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। सो ये है, राइट, F is equal to EE। बट आपको ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma होता है, राइट? F इज इक्वल टू ma होता है ना? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो ये ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma इज इक्वल टू हो जाएगा ee, राइट? और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग जो हमने मीन फ्री टाइम पढ़ा था कि टाउ, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है वो टाउ हमने बताया था, मीन फ्री टाइम। सो इसका अगर मैं साइड में लिखूं कि हाँ, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू टाउ, है ना, वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा किसी से, है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि टाउ इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम था वो, है ना। तो टाउ टाइम बाद वो इलेक्ट्रॉन पक्का किसी आयन से टकराएगा। सो लेकिन टकराने के पहले उसकी स्पीड क्या होगी? टकराने के पहले उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो थी, एवरेज स्पीड, वो थी 0। हम लोग क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं। लेकिन
इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हुआ, तो जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. सो आफ्टर टाइम टी द स्पीड या फिर वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी. हाँ, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना. ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो. यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. हाँ, तो ये फाइनल है ना, वी एफ मान लो फाइनल है ये, ठीक है, एवरेज. और ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी एवरेज क्या था, वी नॉट एवरेज प्लस ए कितना है, ई डिवाइडेड बाय एम, और कितने टाइम बाद बोला था, टाउ टाइम बाद. सो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड, ये तो जीरो है ना, जीरो प्लस ये हो जाएगा ई डिवाइड बाय एम इंटू ये क्या है, मीन फ्री टाइम है ना. दिस इज द टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिशन, मीन फ्री टाइम है, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं. सो वी एफ एवरेज क्या हो जाएगा, ई ये टाउ डिवाइड बाय एम, राइट. दिस इज द फॉर्मूला, राइट. ये फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, राइट. तो ये जो फॉर्मूला हमारा आ चुका है, राइट, वी एफ एवरेज का. अब ये स्पीड है उस इलेक्ट्रॉन की जस्ट टकराने के पहले की स्पीड है. अब जब टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो घटेगी, है ना. इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, घटेगी. तो कोलिजन क्या कर रहा है, कोलिजन इसके स्पीड को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करेगा, घटाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है. लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन टकराता है, कोलाइड करता है किसी पार्टिकल के साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो कम होने लगता है ना. तो देखो, दो उल्टे काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाना चाहता है और कोलिजन जो है वो स्पीड को घटाना चाहता है, राइट, वो घटाना चाहता है. तो यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू टाउ, द टेंडेंसी ऑफ कोलिजन टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन एवरेज इलेक्ट्रॉन. किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो रैंडमाइजेशन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, राइट. वो हर डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग इन द सेंस कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. तो जब आप उसका वेक्टर सम करोगे तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, घट जाएगा. अब कर क्या रहा है ये कोलिजन, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहता है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है. और ये दोनों जो टेंडेंसीज हैं ये इक्वल है. जितनी टेंडेंसी से आपका कोलिजन वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहता है, उसी टेंडेंसी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को इंक्रीज करना चाहता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है. तो ये दोनों टेंडेंसीज क्या हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं, मतलब एग्जैक्टली ये टेंडेंसीज दोनों क्या है, इक्वल हैं. अब अगर आप इसमें, अब अगर आप वेलोसिटी निकालें कि 10, तो वेलोसिटी 10, द velocity of an average electron is given by equation
V average E divided by M is maintained over time, and it is equal to the VD। ठीक है, अब यहां पे जो बोला गया है कि ये जो स्पीड हमने निकाली थी ये वाली VF एवरेज इज इक्वल टू EET बाय M, राइट। मैंने आपको बता दिया कोलिजन डिक्रीज करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना चाहता है, दोनों टेंडेंसीज बिल्कुल इक्वल है। तो जिसकी वजह से जो स्पीड थी पहले थी कितनी, कोलिजन के जस्ट पहले EET बाय M। अब कोलिजन क्या करेगा, इस स्पीड को घटाएगा, राइट, इस स्पीड को क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं मटेरियल में जो कोलाइड होके मूव कर रहे होंगे, जिनकी स्पीड बढ़ रही होगी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पीड उस टाइम पे बढ़ रही होगी, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पीड टक्कर हो रही होगी, मतलब स्पीड घट रही होगी, राइट। लेकिन जब आप एवरेज करोगे, सबका सम निकालोगे, एवरेज करोगे, तो वो एवरेज इसके बराबर ही आएगा। वो जो स्पीड आपने निकाली है इसके बराबर ही आएगा, और इसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो हमारा V एवरेज है यही हमारा होगा ड्रिफ्ट स्पीड VD, विच इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाय M। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, या फिर एवरेज स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था, राइट, हमने जब स्पीड निकाली था हमारा ये फॉर्मूला आया था EET बाय M, टक्कर होने के पहले, जस्ट पहले, ये एवरेज स्पीड थी। किसकी एवरेज स्पीड थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। बट इस समय पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में रहे होंगे, राइट। तो आप किसी भी समय अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज हमेशा इतना ही आएगा, उतना ही आने वाला है, क्योंकि जितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए है, सेम टेंडेंसी कोलिजन की वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए है, राइट, है ना। तो ये जो बिहेवियर है ये क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कुछ उसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, राइट। तो आपको यार ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पीड हमने निकाली थी ये किसकी स्पीड थी, टक्कर लगने के पहले की स्पीड थी, एवरेज स्पीड सारे इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, है ना। लेकिन उस समय बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो टक्कर थोड़ी कर रहे होंगे, वो तो रास्ते में बीच में कहीं होंगे, राइट। उनकी स्पीड तो बढ़ रही होगी, हाँ, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो टक्कर लग के स्पीड घट रही थी उनकी। तो बाद में भी अगर आप बाद में भी एवरेज निकालोगे तो एवरेज इतना ही आएगा, राइट ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, हमेशा वो कितना रहेगा, इतना रहेगा, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। कितना रहेगा, EET बाय M। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ J, है ना। J का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है। J का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू क्या होता है, NEVD होता है, राइट। अब यहाँ पे ये डाल देंगे ये फॉर्मूला सेम, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, और VD हमने निकाला हुआ है, सो VD डाल देते हैं। VD क्या हो जाएगा, EET डिवाइडेड बाय M हो जाएगा ये VD। और जब आप इसको करो सॉल्व तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर ET डिवाइडेड बाय M। रिमेंबर दिस इज अ टाउ इज द टाइम, इट्स अ मीन फ्री टाइम, है ना। दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम है वो, ठीक है। तो ये J आ गया ऐसे इस तरह से। उसके बाद हम लोग को हमने एक रिलेशन और डेवलप किया हुआ है ऑलरेडी,
कौन सा रिलेशन डेवलप किया है? हाँ, हम लोगों को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, E इज इक्वल टू रो जे होता है, राइट? E इज इक्वल टू क्या होता है? रो जे. सो E इज इक्वल टू रो, ओके. और J की वैल्यू अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, तो J क्या है? एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइडेड बाय m. तो यहाँ पे जो आपका E है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका रो जो बचेगा, रो क्या बचेगा? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना? रो क्या है आपका? रेसिस्टिविटी है. m क्या है? आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. n क्या है? व्हाट इज n? n इज द चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर. e क्या था? e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और t क्या है? टाउ है. ये टाउ क्या है? इट्स अ मीन फ्री टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव collisions, right? So rho is equal to m upon n e square tau. ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया. अब ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ये फॉर्मूला, राइट, है ना? दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का रेसिस्टिविटी बताएंगे कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है. तो इसे लिख लीजिए, ठीक है? ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है. और एक चीज और यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे कि ये फॉर्मूला, अगर इफ the values of if the values of n क्या है? चार्ज कैरियर डेंसिटी, है ना? n क्या है? चार्ज कैरियर डेंसिटी. इफ द वैल्यूज ऑफ n एंड टाउ आर independent of temperature, are independent of temperature, are independent of temperature, then material is said to be a ohmic conductor. Ohmic conductor. If the values of n and t are independent of, oh sorry, मैंने टेम्परेचर लिख दिया मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? इफ द वैल्यूज ऑफ n एंड टाउ, अगर ये n की वैल्यू और टाउ की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज नहीं हो रही है, मतलब आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, अगर n की वैल्यू और टाउ की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका जो कंडक्टर है वो ओहमिक कंडक्टर है. मतलब वो ओहम्स लॉ ओबे कर रहा है. मतलब वो ओहम्स लॉ क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है. ओहम्स लॉ वहां पे क्या हो रहा है? आपका ओबे हो रहा है. ओके, ऐसा कब होगा? जब आपका वैल्यू n का और टाउ का वैल्यू कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो चेंज होना नहीं चाहिए. सो इफ द वैल्यूज ऑफ n एंड टाउ आर इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मटेरियल इज सेड टू बी अ ओहमिक कंडक्टर, राइट? तो चलिए अब क्या करते हैं, इसे मैं मिटा लेता हूं पहले. तो चलिए, जो हमारा भी अगला टॉपिक है ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. देखिए, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ.
अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो आपका मेटल है वो ज्यादा गर्म होने लगेगा। मेटल ज्यादा गर्म होने लगेगा तो उसके अंदर जो थर्मल उसकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो बढ़ने लगेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बढ़ने लगेगा। आयंस वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अबाउट देयर पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन्स भी वैंडर करेंगे हियर एंड देयर, क्योंकि उनका इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। तो जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ेगा, आयंस का वाइब्रेशन होगा, तो आयंस की जो टक्कर है वो इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया, वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जो टाउ है, जो रिलैक्सेशन टाइम है या फिर एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो घट जाएगा, है ना। अब दो कोलिजन के बीच में जो टाइम हो रहा है वो कम लगेगा क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो वाइब्रेशन की वजह से टक्कर जल्दी जल्दी होगी तो टाउ कम हो जाएगा। अगर टाउ कम हो जाएगा तो आपकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ओके, तो मेटल्स में यही होता है। मेटल्स में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है या फिर मीन, ये जो टाइम है हमारा, राइट, मीन फ्री टाइम जो है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो घट जाता है। और ये घटने की वजह से यहाँ पे देखो आपको दिख ही रहा है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रो बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन केस ऑफ मेटल्स, राइट। अगर आपको इसके बारे में मतलब मैथमेटिकल रिलेशन लिखना हो तो वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि RT is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught plus beta T minus T naught का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहो तो मैं बताता हूँ ये टर्म्स क्या है। अल्फा एंड बीटा are called temperature coefficients, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। ओके, ये दोनों क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। हाँ, अब अगर हम लोग सिर्फ प्योर मेटल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्योर मेटल, इफ वी टॉक अबाउट प्योर मेटल तो बीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है प्योर मेटल्स के लिए। बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। तो बीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा जो सिंपल सा टर्म है ये ऐसे हो जाएगा, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस, हाँ ये क्या हो जाएगा, अल्फा T माइनस T नॉट, है ना। अब ये जो R नॉट है, ये R नॉट है, इट्स अ रेसिस्टेंस एट अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस टेम्परेचर। तो रेफरेंस टेम्परेचर आप समटाइम्स 0 लेते हैं, समटाइम्स 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, राइट। तो ज्यादा करके हम लोग 0 लेते हैं तो मैं 0 मानूंगा कि R नॉट क्या है, इट्स अ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो T नॉट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और T वो टेम्परेचर है जिसपे हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, सो RT इज द टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। R नॉट क्या है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो ये इस तरह का रिलेशन हो गया। अब अगर आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो, राइट, है ना, आप इसी तरह से इसका भी लिख सकते हो इक्वेशन, है ना। रो के लिए भी सेम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, हम लोग रो के लिए। ओके, तो अगर हम लोग रो के लिए इक्वेशन लिखें ऐसे ही सेम, तो ये ऐसे बनेगा कि रो T इज इक्वल टू रो 0 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, इस तरह से,
राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आर नॉट क्या है, आर नॉट इज द रेसिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर T naught, and RT is the desired value of resistance at temperature T डिग्री सेल्सियस या T नॉट डिग्री सेल्सियस। अभी T नॉट 0 हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, राइट। मतलब आप रेफरेंस जो चूज करना चाहो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे रफ करूं मैं एक बार, और ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा रो टी माइनस रो नॉट, ठीक है, और यहां डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रो नॉट टी माइनस टी नॉट, है ना। ये क्या है, रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, रेसिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टिविटी, है ना, चेंज इन रेसिस्टिविटी, फाइनल रेसिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेसिस्टिविटी, तो चेंज इन रेसिस्टिविटी लिख सकते हो डिवाइड बाय रो नॉट, और इसको क्या लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर dt, राइट। तो अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट, और ब्रैकेट में लिख सकते हो डी रो अपॉन dt, ये हो गया आपका अल्फा। और अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कुछ चीजें हम लोग नोट डाउन करेंगे, इसको मैं पहले रफ कर लूं। हाँ, तो अल्फा इज इक्वल टू हमने निकाला है 1 अपॉन रो नॉट डी रो डिवाइडेड बाय डी टी, राइट, है ना। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अगर हम लोग मेटल्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स, तो चलो पहले मेटल्स की बात करते हैं, राइट, लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स। अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, आयंस का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, आयंस का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण जो कोलिजन का रेट है वो बढ़ जाएगा। और कोलिजन अगर जल्दी जल्दी होने लगेगा, मतलब टाउ का वैल्यू घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया मतलब रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे एक बात पता चल रही है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर resistance will increase, right? In case of metals, if you increase the temperature, resistivity will increase, and if you decrease the temperature, resistivity will decrease. तो ये हो गया इसका explanation, right? metals के केस में। और metals के केस में अगर ये अल्फा पे हम लोग ध्यान दें कि अल्फा क्या था ये, तो अगर आप टेम्परेचर dt की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, dt की वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना, तो डी रो की वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो अगर आपका dt पॉजिटिव है तो डी रो भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि रो बढ़ रहा है।
तो आप बोल सकते हो फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग नोट डाउन करें सो इट इज अराउंड अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल मेरे पास नहीं है अल्फा का, राइट, बट अल्फा की वैल्यू याद रखो कि मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव? मैंने बता दिया, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे dt पॉजिटिव होगा, तो डी रो भी पॉजिटिव होगा, तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, राइट। एक ग्राफ है रेसिस्टिविटी का ग्राफ। तो अगर आप मेटल्स के लिए ग्राफ बनाना चाहो तो ये ऐसे, सपोज y एक्सिस पे आपने रेसिस्टिविटी को प्लॉट किया, रेसिस्टिविटी की जगह आप रेसिस्टेंस भी प्लॉट कर सकते हो, राइट ना। और x एक्सिस पे आपने प्लॉट किया टेम्परेचर को, तो y एक्सिस पे रेसिस्टिविटी, x एक्सिस पे टेम्परेचर। तो फॉर कंडक्टर्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ कुछ बनता है इस तरह से, राइट। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। और अल्फा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए है, राइट ना। मैं यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स। और यहां पे रेसिस्टिविटी की जगह आप रेसिस्टेंस भी लिख सकते हो, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता ही है ना। क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ओके, तो चलो दूसरे मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स देखिए, इनमें एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनमें होता क्या है? सेमीकंडक्टर्स की एक खासियत होती है, अगर ये फॉर्मूला आप देखो, अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट, तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो n है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये n सडनली बढ़ जाता है। n क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? n बढ़ गया। n क्या है आपका? चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो n बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा चार्जेस अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा, राइट, टाउ कम होगा, लेकिन n बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। n इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो नेट इफेक्ट होता है ना रेसिस्टिविटी का, देखो आप बोलोगे कि रेसिस्टिविटी n पे डिपेंड करती है, टाउ पे भी डिपेंड करती है। टाउ घट रहा है मतलब रो बढ़ना चाहिए, n बढ़ रहा है तो रो घटना चाहिए, बट n बहुत ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो n का जो रेट है ना वो टाउ से ज्यादा है, n काफी ज्यादा बढ़ता है, राइट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इट इंक्रीजेस हेविली, काफी बढ़ जाता है। ये उतना ज्यादा घट नहीं पाता, तो अगर ये काफी बढ़ जाएगा तो रो की वैल्यू क्या होगी? रो की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब ये दोनों का जो इफेक्ट होता है चार्ज कैरियर डेंसिटी का और ये, राइट, मीन कोलिजन का जो टाइम है, राइट, रिलैक्सेशन टाइम है, इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट होता है कि रेसिस्टिविटी घट जाती है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आपकी जो रेसिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, राइट। रेसिस्टिविटी घट जाएगी मतलब आपका जो सेमीकंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन मान लो आपने उल्टा कर दिया, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, तो अगर आप टेम्परेचर को घटा दोगे, राइट, तो n बहुत कम हो जाएगा, n ज्यादा नहीं अवेलेबल होगा, n कम हो जाएगा, राइट, और टाउ भी कम होगा। तो इस केस में अगर टेम्परेचर कम है तो आपका जो सेमीकंडक्टर है इट विल
it will behave like insulator. It will behave like a insulator. तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस काफी ज्यादा आ चुके हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो आपका जो सेमीकंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस नहीं है, ना के बराबर है। एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम, अगर इसका ग्राफ देखें रेजिस्टिविटी, तो वाई एक्सिस पे आप रेजिस्टिविटी प्लॉट कर सकते हो या फिर रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टिविटी प्लॉट कर दूं और यहाँ पे मैं टेम्परेचर प्लॉट कर दूं, है ना, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, इस तरह से बनेगा फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स, राइट। देखिए टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज फॉलिंग डाउन, है ना, रेजिस्टिविटी घट रही है टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और सेमीकंडक्टर्स में देखिए दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन का वेकेंट साइट, जिसे हम लोग होल्स बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो जाएंगे, जहां से निकल के चले जाएंगे, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं होल। होल सिंपली है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो होल कैरी करता है पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव वाले। तो सेमीकंडक्टर्स में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम डिटेल में सेमीकंडक्टर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जो तीसरी कैटेगरी है वो है इंसुलेटर्स की, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कुछ चीजें नोट डाउन करने वाली क्या है कि देखिए सेमीकंडक्टर्स में एन चेंज हुआ, मेटल्स में एन चेंज नहीं हो रहा था, मेटल्स के केस में एन चेंज नहीं हो रहा था। और क्या है इसमें अगर आप अल्फा पे ध्यान दो, अल्फा पे ध्यान दो, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, व्हेन योर dt इज पॉजिटिव बट रो तो घट रहा है, मतलब डी रो इज नेगेटिव, मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, है ना, अल्फा की वैल्यू क्या नेगेटिव है फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव आप देख सकते हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ये घट रहा है, इफ यू इंक्रीज दिस इट इज डिक्रीजिंग, सो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा एंड अल्फा विल बी नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर्स। और यही ग्राफ्स आप इंसुलेटर्स के लिए भी देख सकते हो, राइट, सेम ग्राफ, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स, सेम थिंग। चलो अब एलॉयज के लिए देख लेते हैं, एलॉयज के लिए लास्ट जो हमारा सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं जो एलॉय है, राइट, एलॉयज के लिए, है ना, एलॉयज के लिए जो ग्राफ, जो अल्फा होता है वो काफी छोटा होता है, पॉजिटिव होता है, काफी छोटा है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना, बट काफी स्लो रेट से बढ़ेगी। इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो है हल्का सा शिफ्टेड है इस साइड, बट इसका स्लोप उतना ज्यादा नहीं है। कंडक्टर्स के केस में स्लोप ज्यादा था क्योंकि वहां पे अल्फा की वैल्यू ज्यादा थी, राइट, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू काफी कम है। तो ये एलॉय सच एज मैंगनीज, नाइट्रोम एंड कॉन्स्टेंटाइन, राइट, इनके लिए ग्राफ दिया है। तो आपको यहाँ पे एलॉयज में ध्यान रखना है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, as you are increasing the temperature resistivity is also increasing, ओके, है ना। तो इसलिए ये जो, बट ये अल्फा बहुत छोटा है तो ये बहुत स्लो रेट से इंक्रीज होगा, धीमे धीमे, राइट, इसलिए आपको देखो कर्व का जो स्टीपनेस है वो बहुत कम है, राइट। ओके, तो ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए।